अब हो रहा है? जी सर, अब हो रहा है। जी सर। तो आप बेटा देखें, पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो जानदार जो किसी और जानदार के ऊपर डिपेंड करें अपने खाने के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी शेल्टर के लिए, या उसी बॉडी के अंदर रहकर बेहतर रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो ऐसे जानदार को हम नाम देते हैं कि वो पैरासाइट हैं। पैरासाइट बेटा दो टाइप्स के होते हैं। पैरासाइट दो टाइप के होते हैं। वन आर द एक्टोपैरासाइट, one are the ectoparasite and other are known as endoparasite। एक होते हैं ectoparasite, one are the ectoparasite। बेटा ectoparasites कौन से होते हैं? जो बाहर अटैक करे, जो बॉडी के बाहर बॉडी के हमें बाहर रहते हैं। डिजीज काज नहीं करते, वो डिजीज फैलाते हैं। वो ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहें, आउटसाइड द बॉडी रहें, आउटसाइड द बॉडी अवेलेबल हों, उनको हम नाम देते हैं कि वो एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट में आपके पास मॉस्किटो आ जाता है, मॉस्किटो एक्टोपैरासाइट हैं। और उसके बाद जो है बेड बग्स जो होते हैं, बेड बग्स जो होते हैं, दैट इज आल्सो एक्टोपैरासाइट। और उसके बाद जो है आपके पास लीच, जोंक जिसको हम कहते हैं, वो है, वो भी एक्टोपैरासाइट हैं। तो ऐसे जानदार जो हमारी बॉडी के बाहर डिपेंड करें, हमारी बॉडी के बैरूनी बॉडी पार्ट को जो है टच करें और वहाँ से अपनी खुराक या अपना रिक्वायर्ड मटेरियल लें, तो ऐसे पैरासाइट को हम नाम देते हैं कि वो एक्टोपैरासाइट हैं। एक्टोपैरासाइट बेटा वो है जो एक्सटर्नली हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा होता है बेटा एंडोपैरासाइट। एक है इनसाइड द बॉडी। जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमें डिजीज काज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, जैसे कुछ वायरसेस हैं, कुछ प्रोटोजोन्स हैं। तो वो पैरासाइट्स, वो जानदार जो आपकी बॉडी के अंदर रहें और आपको डिजीज काज करें, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये एंडोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट मिटा दूं तो मैं एंडोपैरासाइट की तरफ आऊं। जी सर मिटा दे। एंडोपैरासाइट बेटा जो नंबर 2 पे हैं हमारे पास, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट इनसाइड द बॉडी होते हैं, इनसाइड द बॉडी होते हैं। ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपके पास प्रोटोजोन्स हैं और उसके बाद जो है हमारे पास बैक्टीरिया हैं और उसके बाद वायरसेस हैं, एक्सेट्रा। दीज आर नोन एज एंडोपैरासाइट। जो बॉडी के बाहर रहें एक्टोपैरासाइट, उसमें बेड बग्स आ जाते हैं, लीच आ जाता है, लाउज या लाइस आ जाते हैं, चूहे जो होती हैं, वो एक्टोपैरासाइट हैं। और एंडोपैरासाइट हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। जो एंडोपैरासाइट हैं वो आपको डिजीज काज करते हैं मोस्टली। प्रोटोजोन्स भी होते हैं उसमें, बैक्टीरिया भी होते हैं उसमें, वायरसेस भी होते हैं उसमें, और उसके बाद कुछ नेमाटोड्स होते हैं या वर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अगर इनकी आप स्टडी करें, चाहे एंडोपैरासाइट चाहे एक्टोपैरासाइट, इन दोनों जानदारों की अगर आप स्टडी करें कि वो किस जानदार के ऊपर डिपेंड करता है, किस जानदार से अपना खाना लेता है, किस जानदार के अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, किस जानदार के अंदर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, या किस जानदार में उसको बेहतर खुराक या खाना मिलता है, या इस टाइप की कंडीशंस जो होती हैं जो इन जानदारों के ऊपर इफेक्ट करती हैं, उनके बारे में अगर आप स्टडी करें तो दैट्स नोन एज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी अबाउट द पैरासाइट्स। फिर एंडोपैरासाइट्स आ जाते हैं, दूसरे एक्टोपैरासाइट्स आ जाते हैं। जो हमारे जिस्म के अंदर रहकर हमें कोई डिजीज काज करें वो एंडोपैरासाइट। जो हमारी बॉडी के बैरूनी बॉडी पार्ट पे डिपेंड करें और अपना खाना खुराक रहें, जरूरी नहीं है कि वो हमें डिजीज काज करें। लाइस, जुएं जो है हमारे पास अवेलेबल होती हैं, मगर वो जरूरी नहीं है कि वो हमें डिजीज काज करें। मॉस्किटो हमें डेली बाइट कर रहा है, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो हमें डिजीज काज करें। डिजीज फैला सकते हैं ये। एक बंदे को अगर कोई बीमारी है तो दूसरे तक ले सकते हैं,
मगर वो खुद डिजीज काज नहीं करते। तो ऐसी इस स्टडी को हम नाम देते हैं कि ये पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी में एक होता है पैरासाइट और दूसरा होता है बेटा होस्ट। एक होता है पैरासाइट और दूसरा होता है होस्ट। होस्ट हम उस जानदार को कहते हैं जो जिसके ऊपर जिस वो पे अटैक जानदार करता है। डिपेंड कर रहा है, मींस जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। होस्ट किस चीज को कहते हैं? पैरासाइट डिपेंड करे जिस चीज के ऊपर। तो ऐसा जानदार जिसके ऊपर पैरासाइट डिपेंड करे, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नरिशमेंट, अपनी रिप्रोडक्शन, अपने तमाम वो जरूरियात उनको पूरा करने के लिए उस जानदार को हम नाम देते हैं कि होस्ट। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप देखें कि हमारे जिस्म के अंदर मलेरिया हो जाती है। क्या मलेरिया वाला जो पैरासाइट है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो वो पैरासाइट है। हम उसके लिए क्या है? होस्ट हैं। हम उसको सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, सारी चीजें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी रिप्रोडक्शन के लिए, और तमाम चीजें उसके सर्वाइवेबिलिटी के लिए स्वेटेबल है। तो सर्वाइवेबिलिटी के लिए स्वेटेबल होने की वजह से वो हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है या हमारे जिस्म के अंदर आ जाता है। तो दोबारा सुन लें, पैरासाइट्स की आप स्टडी करें और उनका जानदारों के साथ रिलेशनशिप को स्टडी करें कि किस जानदार में बेहतर रहता है, किस जानदार में नहीं रह पाता, या किस इन्वायरमेंट में बेहतर रहता है या किसी इन्वायरमेंट में बेहतर नहीं रह पाता। तो ऐसी कंडीशन को आप स्टडी करें तो आप नाम देते हैं कि दिस इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी। Parasitology is concerned with the study about the parasite, its host, its relationship between different organisms, or we can say the host. तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि हमें डिजीज काज करते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एज अ बायोलॉजिकल डिसिप्लिन है ये, बायोलॉजी की ब्रांच है ये, और स्कोप ऑफ पैरासाइट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म से हम उसका स्कोप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि उस जानदार को कम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है उस होस्ट के लिहाज से। आर एनवायरमेंट इन क्वेश्चंस बट बाय देयर वे ऑफ लाइफ, मींस वो डिपेंड करता है कि किसी, आप देखें किसी बंदे को कोरोना वायरस हो रहा है, वो मर रहा है, और उसी इन्वायरमेंट में दूसरे बंदे को कोरोना वायरस हो रहा है और वो मर नहीं रहा। क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि वो एहतियात कर रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो कोरोना वायरस होने के बावजूद भी वो कह रहा है कि कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, ये आम नजला जुकाम है या ऐसी चीज है, तो एहतियात न करने की वजह से उस बंदे की डेथ हो जाए। कोरोना वायरस जो है, आप ज़हन में रखें बेटा, कोरोना वायरस जो है उस बंदे को मार रहा है जो एहतियात नहीं कर रहा। अगर हम में से, आप में से किसी को भी अगर नजला है, फ्लू है, जुकाम है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को स्पेशली जो है एहतियात करें। एहतियात के लिहाज से आप जो है ज़्यादातर फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सैलड और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और लेमन यूज़ करें। डेली यूज़ में आप लेमन रखेंगे तो आपको कभी भी कोरोना वायरस नहीं होगा, या कोरोना वायरस होने के चांस मिनिमम होंगे, बिल्कुल कम होंगे। और सोप से हाथ धोएं, सोप जो है उससे हाथ धोएं, ताकि आपके हाथ जो है ज़्यादातर हर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप इस चीज़ को वॉश करते रहें, ताकि ये वायरस आपकी बॉडी के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर सके, आपको नुकसान ही न दे सके। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन बेटा? मिटा दो इसको। तो नेक्स्ट हम आगे आते जी हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर मैंने सुना है कि ये जो कोरोना वायरस है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तबाह कर देता है, इज इट ट्रू? इम्यून सिस्टम को? नो सर, रिप्रोडक्टिव सब चीज़ों को तबाह करता है बेटा। वो आपकी ब्लड में है तो जाहिर सी बात है आपके ब्लड सिस्टम को ही तबाह करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके तमाम सिस्टम को डैमेज। मेन चीज़ है वो स्ट्रेस है बेटा, जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट है कोरोना वायरस का, और कुछ भी नहीं है। वायरस का जो इफेक्ट है वो आपके स्ट्रेस के लिहाज से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ हमने बताया है कि ये चीज़ें आप करें, वो कोरोना वायरस होने के बावजूद वो ठीक हो गए। साइकोलॉजिकली उसको हमने जो है वो स्ट्रांग किया है कि भाई आपको कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप परेशान नहीं हो, बस आप सिर्फ ये चीज़ें लें। नॉर्मली जो हम ट्रीटमेंट में ले रहे हैं, या मैंने भी बहुत सारे जो अपने रिलेटिव्स हैं उनको सजेस्ट भी किया है, एक आप कैलरिसिड लें। कैलरिसिड टैबलेट होती है, 1 वीक तक लें, सुबह शाम लें,
250 वाली या 400 वाली जो है पर डे लिहाज से ली जाती हैं। और दूसरा जो है नॉर्मली आप सैलेड वेजिटेबल्स को आप यूटिलाइज करें। कोई भी एसी खांसी की जो सिरप है उसको आप 1 चम्मच गर्म पानी नीम गर्म पानी के साथ मिलाकर आप यूटिलाइज करें थ्राइस टाइम। और दूसरा प्लेन जो आप पेनाडोल है उसको आप यूज करें 2 सुबह 2 शायद जो है 3 मरतबा जो है उसको यूज करें। और तीसरी भी एक चीज है जो नॉर्मली हम विटामिन के लिहाज से सजेस्ट करते हैं, जो विटामिन वगैरह जो है वो दी जाती हैं। तो नॉर्मली ये बच्चे जो हैं बहुत सारे हमारे पास जो लोग हैं वो ज्यादातर इम्यूनाइज्ड हैं। वो लोग बेटा मर रहे हैं जो ज्यादातर एहतियात नहीं कर रहे, जिनको पता चलता है कि मुझे कोरोना हो रहा है और क्वारंटाइन हो रहा है वो, तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। और जो इस चीज को लाइट लेकर बाहर निकल रहा है, खुद भी मर रहा है और दूसरों को भी मार रहा है। तो इस वजह से खुदारा अगर आप में से किसी को भी फ्लू हो तो आप एडवांस मास्क यूज करें, बार बार हाथ धोएं। और उसके बाद जो है गले में अगर पेन है तो उसके लिए क्लेरिसिक टैबलेट और उसके बाद जो है पैनाडोल वगैरह जो है इसको यूटिलाइज करें। और दूसरी कुछ चीजें हैं जो कॉमनली मैंने 3 से 4 लेक्चर जो है इसके ऊपर दिए हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे मेरे दिए हुए हैं। कोविड-19 वायरस के ऊपर जो है अगर आप देखना चाहें तो 3 से 4 लेक्चर मेरे जो हैं कोविड-19 के ऊपर है। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्यों ओके है, सर। किस तरीके से और कैसे ये हो रहा है। सैंपल बिल्कुल दिए हैं मैंने, तो आप उसको देखें और समझें जरूर। तो ओके सर। जो है ह्यूमन बायोलॉजी मीन्स इंसान के बारे में आप पढ़ें, मिस्टर ह्यूमन के बारे में पढ़ें, इंसान के बारे में आप पढ़ें कि हजरत इंसान जिसको हम कहते हैं कि इंसान जो है उसके किस तरीके से एक्टिविटीज हैं, उसकी जेनेटिक्स क्या है, या उसके बाद उसके तमाम इंटरेक्शंस जो हैं उसके बारे में आप पढ़ें। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यू कैन से, ये बायोलॉजी की ब्रांच है बेटा ये। मगर ये ह्यूमन बायोलॉजी जो है इसके लिए एक अलग टर्म भी हम यूज करते हैं, वो है एंथ्रोपोलॉजी। दिस इज द सेकंड नेम ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। और सिंध यूनिवर्सिटी में ये एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ह्यूमन के बारे में आप पढ़ते हैं, सिर्फ ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन के इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी है ये। एग्जामाइन्स ह्यूमन थ्रू द इन्फ्लुएंस एंड इंटरप्ले ऑफ मेनी डाइवर्स फील्ड्स। और हम क्या करते हैं कि इंसान को डिफरेंट तरीके कार से स्टडी करते हैं, जस्ट ह्यूमन। हमारा टारगेट क्या होगा, ह्यूमन बायोलॉजी में इंसान होगा। और ह्यूमन की जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जेनेटिक्स का पता है आपको, स्टडी अबाउट द हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल। जेनेटिक्स हम कहते हैं स्टडी अबाउट द हेरिडिटरी मटेरियल। कहीं तो लिख देता हूं, जेनेटिक्स स्टडी अबाउट हेरिडिटरी मटेरियल। तो बेटा ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, वो मटेरियल जो हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आते हैं, वालदेन से हमारे पास आते हैं, उनको हम नाम देते हैं कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है। तो मीन्स हम अपनी फैमिली के साथ रिजेंबल करते हैं। आप कजन एक जैसे नजर आते हैं, भाई बहने एक जैसे नजर आते हैं। तो ये सारे जो एक दूसरे जैसे नजर आ रहे हैं, ये किस वजह से नजर आ रहे हैं, ड्यू टू द जेनेटिक्स नजर आ रहे हैं आप। और दूसरी चीज जो इस जगह पे लिखी गई है वो है बेटा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जानते हैं किस चीज को कहा जाता है, चेंजेस। एवोल्यूशन बेटा हम कहते हैं विकसित होने को। और नॉर्मली हम नाम देते हैं कि इर्तिका, सिंधी में नाम देते हैं उसको हम कॉमनली इर्तिका, या तब्दील होना, या जानदार का जो है एक जानदार का दूसरे जानदार में चेंज होना। तो एवोल्यूशन वर्ड की वैसे मीनिंग तब्दीली या चेंज है। एवोल्यूशन का मतलब है बेटा ये टू चेंज। एवोल्यूशन का मतलब है टू चेंज। और इंसान जो है चेंज हुआ है। तो माइक म्यूट कर दें। इंसान जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग की 3 कॉमन स्पीशीज हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। एक है बेटा होमो हेबिलस, और दूसरा है होमो इरेक्टस, और तीसरा है होमो सेपियन जो हम सेपियंस।
जो पहले हेबिलस वाले जानदार थे वो ज्यादातर जो है मंकीज लाइक थे और वो दरख्त पे रहते थे या इस तरीके से अपनी बॉडी को कवर करते या रहते थे जैसे मंकी रहते हैं, तो उनको नाम दिया गया कि वो हेबिलस हैं। फिर उसके बाद सीधे होके खड़ा होकर मीन्स चलना फिरना शुरू किया उन्होंने, तो इट बिकम चेंज इनटू इरेक्टस। और फिर उसके बाद बाहर निकले, पकी हुई चीजें खाना शुरू की इन्होंने, और उसके बाद घर बनाना शुरू किया और तरक्की करना शुरू की। तो ऐसी कंडीशन को नाम दिया गया कि ये होमो सेपियन है। सबसे पहले थे होमो हेबिलस, उसके बाद बने होमो इरेक्टस, उसके बाद बने होमो सेपियन। होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन। होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन जो है, हम इस जगह पे ये विकसित हुए हैं, ये तब्दीली हुई है उनकी। और ऐसी कंडीशन की अगर आप स्टडी करें कि ह्यूमन किस तरीके से चेंज हुआ है या इंसान किस तरीके से जो है तब्दील हो रहा है, इसकी तब्दीली या चेंजेस को अगर आप स्टडी करें तो दैट्स नोन एज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन टेकन फ्रॉम द एवोल्यूशो मीन्स टू चेंज। चेंजेस जो हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस जो हैं ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं मैं आपको। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं बेटा हम। डेफिनेशन है इसकी, प्रोग्रेसिव चेंजेस या एवोल्यूशन लिखो पहले, चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म due to passage of time। वक्त के साथ साथ अगर जानदार में तब्दीली आ जाए, वक्त के साथ साथ अगर जानदार की बॉडी में कोई तब्दीली आए, कोई चेंज आए, तो ऐसी चेंज को हम नाम देते हैं एवोल्यूशन। तो इंसान की एवोल्यूशन आप पढ़ें, मीन्स ह्यूमन मंकी के साथ रिलेटेड है तो क्यों है, ह्यूमन बियर्स के साथ रिलेटेड है तो क्यों है, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं तो क्यों हैं। और इसके बाद एक और चीज है बेटा जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? Sir, it is a branch of science to things आप with the function फिजिशियन of को living दिखाते हैं body बेटा, or फिजिशियन डॉक्टर होता है, कहते हैं कि भाई ये जी सर। फिजिशियन है। फिजिशियन का मतलब ये होता है कि वो आपके नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज को चेक करता है। सर्जन और फिजिशियन में ये फर्क होता है। फिजिशियन का मतलब ये होता है कि आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, मीन्स आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी हल्की फुल्की बीमारी हो, तो मीन्स आप उस फिजिशियन के पास जाते हैं। फिजिशियन का काम क्या होता है कि आपके फिजिकल नेचर या बिहेवियर ऑफ ऑर्गन्स को टेस्ट करता है या स्टडी करता है। फिजियोलॉजी क्या है बेटा असल में? फिजियोलॉजी नॉर्मली हम कहते हैं, फिजियोलॉजी अगर हम कहें नेचुरल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम। आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, मींस डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है फिजिकली, नेचुरली, दैट इज अ डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन खराब हो जाता है तो आप फिजिशियन के पास जाएंगे कि भाई हमारा जो है डाइजेशन सही नहीं है। अगर जो है आपका ब्लड प्रेशर का इशू हो रहा है तो आप फिजिशियन के पास जाएंगे कि भाई ब्लड प्रेशर का इशू हो रहा है। इसी तरीके से आपके तमाम जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज को अगर आप स्टडी करें तो आप नाम देते हैं कि ये फिजियोलॉजी है। डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेशन को स्टडी करें, सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करें, एक्सक्रिएटरी सिस्टम को स्टडी करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करें, और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करें। तमाम सिस्टम्स जो हैं मौजूद है हमारे पास, उसके नेचुरल फंक्शंस को अगर आप स्टडी करें तो उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। आपका चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, ये जो तीनों चैप्टर्स हैं फिजियोलॉजी पे हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चैप्टर नंबर 12 में आप पढ़ेंगे कि हम डाइजेशन कैसे करते हैं, दैट इज अ फिजियोलॉजी। चैप्टर नंबर 13 में आप पढ़ेंगे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज अ चैप्टर नंबर फिजियोलॉजी। चैप्टर नंबर 14 में आप पढ़ेंगे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, आपका इम्यून सिस्टम क्या है, उसके नेचुरल फंक्शंस को आप स्टडी करेंगे। दोबारा सुन लें,
अगर किसी भी जानदार के नेचुरल फंक्शंस को अगर आप स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गन्स के नेचुरल फंक्शन को, तो उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। हम ह्यूमन बायोलॉजी में इंसान के जो नेचुरल फंक्शंस हैं, डाइजेशन है, एक्सक्रिएशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, या उसके बाद तमाम जो नेचुरली हमारे पास पाए जाने वाले फंक्शंस हैं, उनकी अगर हम स्टडी करें तो दैट्स नोन एज फिजियोलॉजी। क्लियर? Yes, sir. Yes, अब हम आते हैं एनाटॉमी के ऊपर। एनाटॉमी किस चीज को कहते हैं? study of Study of external structure of human. इंटरनल internal Internal. सर्जन जो हैं, जो हमारे सर्जन होते हैं, सर्जन डॉक्टर होते हैं, वो एनाटॉमी करते हैं। जी बेटा पूछें, सनिया पूछें, सनिया आरिफ अनम्यूट करें बेटा। सर अगर हमें किसी भी किस्म का चेंज आए तो उसको एवोल्यूशन कहेंगे किसी भी किस्म इंसान की बॉडी में? मीन्स ऐसी नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंज आ रही है तो उसको आप एवोल्यूशन कहेंगे। मगर एवोल्यूशन फिर कुछ कंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं, कुछ एनवायरमेंटल होती हैं। जैसे हमारा कलर जो है गर्मी में खराब हो जाता है, या गांव में जाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद शहर में आते हैं आप लोग, फिर थोड़ा सा मेकअप शेकअप करते हैं या कुछ चीजें लगाती हैं तो दोबारा कलर बेहतर हो जाता है। ये भी एक एवोल्यूशन का स्टेप है, मगर दैट्स नॉट कंटिन्यूअस। तो एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जानदार अपनी बॉडी को किसी भी इन्वायरमेंट में एडॉप्ट करने के लिए कोई भी चेंज लाए तो उसको हम नाम देते हैं कि ये एवोल्यूशन है। फिर एवोल्यूशन कुछ हेरिटेबल होती है, कुछ नॉन हेरिटेबल होती है, ये डिपेंड करता है। एनाटॉमी, एना मीन्स अप, एना मीन्स अप, टोम मीन्स कट। एनाटॉमी का मतलब क्या है कि बाय कटिंग टू सी द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी का मतलब क्या है कि स्टडी अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स। तो आपने देखा होगा बेटा, सर्जन्स जो होते हैं, स्पेशली जो सर्जन होता है वो एनाटॉमी पढ़ के आता है। एनाटॉमी मीन्स उसको पता होता है कि कहाँ पे इसका कौन सा पार्ट है, किस तरीके से है। तो एनाटॉमी का मतलब ये है कि मेडिकल में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये फील्ड होती है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? बाय कटिंग टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी को कट करें और उसके अंदरूनी ऑर्गन्स को आप देखें कि वो कौन सा खराब है, कौन सा सही है, कौन सा किस तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसी स्टडी करने को हम नाम देते हैं कि ये एनाटॉमी एनाटॉमी है। सर फिजिशियन बनना आसान है या फिर सर्जन? जी बेटा, फिजिशियन बनना आसान है या सर्जन? तो पहले सब फिजिशियन ही होते हैं, एमबीबीएस फिजिशियन होते हैं। एमबीबीएस जो डॉक्टर होता है उसको नॉर्मली हम कहते हैं कि ये फिजिशियन है, नॉर्मल फिजिशियन है। यस तो सर। उसके बाद वो एक्सपर्टीज करता है तो फिर वो डिफरेंट मास्टर्स और पीएचडी जो करते हैं वो फिर सर्जन। फील्ड में जाता है तो फिर वो उस लिहाज से फिर आई का डॉक्टर बन रहा है, ईएनटी डॉक्टर है, या डिफरेंट जो भी आप जानते हैं वो बनते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये होता है कि स्किन की स्टडी करें आप। एपिडर्मस जो है, स्किन के बारे में, डर्मस के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो ये एपिडेमियोलॉजी में आता है। एपिडर्मल या डर्मल डॉक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में हम। और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मैंने पहले ही आपको बताया कि दिस इज द सेकंड नेम ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। इंसान के बारे में आप पढ़ें तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इकोलॉजी बेटा किस चीज को कहते हैं? स्टडी अबाउट द एनवायरनमेंट, माहौल के बारे में। इंटरएक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज अ इकोलॉजी। न्यूट्रिशन, you know very well, I have taught you about the nutrition, mode of getting nutrients, कि इंसान खाना कैसे खाता है, डाइजेस्ट कैसे करता है, उसको आप बारे में पढ़ें तो उसके लिए। पॉपुलेशन जेनेटिक्स हम किस चीज को कहते हैं? कि एक आबादी के अंदर पॉपुलेशन पाई जाती है, बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, वो एक जैसे हैं या एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मीन्स आपने देखा होगा कि गांव में एक पूरा विलेज होता है जिसके अंदर जो पूरी फैमिली रह रही होती है, सारे के सारे लोग आपको दिखने में एक जैसे ही नजर आ रहे होते हैं। या उसके बाद चाइनीज हैं, या उसके बाद जापानीज हैं, या उसके बाद जो है बंगालियन है, या श्रीलंकन है, वेस्ट इंडियन है। आप देखेंगे तकरीबन ये लोग आपको एक जैसे ही नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन में जो लोग हैं
वो एक जैसे ही स्टडी किए जाते हैं या अवेलेबल होते हैं। तो मींस पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब ये है कि आबादी में मौजूद जो जानदार हैं या ह्यूमन हैं उनकी जेनेटिक्स या जेनेटिकल मेकअप को आप स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस। मीन्स हम कहते हैं कि इंडियन और पाकिस्तानी हम एक जैसे ही हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडियन जो लोग हैं जो कल्चर उनका है हमारा कल्चर भी वही है, जैसे कपड़े वो पहनते हैं वही हम पहन रहे हैं। वो अलग बात है कि वो अभी अपनी जो ड्रेसिंग है उनको चेंज कर रहे हैं, वो पैंट शर्ट्स और उनकी तरफ जा रहे हैं, मगर हमारे पास जो ड्रेसिंग है शलवार कमीज वाली उनके पास भी यही है, या साड़ी वाली है, या ऐसी चीजें जो मोस्टली हमारी लैंग्वेज भी एक जैसी है। तो इस वजह से हमने देखा है कि हमारे जो बातें होती हैं या हम जो एक दूसरे को महसूस करते हैं, जो लोग हैं जो पॉपुलेशन आबादी वाले लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, उनका कोई एक दूसरे के साथ तजाद नहीं है। मेन जो तजाद है वो पॉलिटिक्स का है, क्योंकि पॉलिटिशियंस अगर हमें एक दूसरे के साथ मिला दें तो उनकी पॉलिटिक्स की खत्म हो जाएगी। क्योंकि मोदी जो सरकार चल रही है अभी वो ज्यादातर किस चीज के ऊपर चल रही है? इस पॉलिटिक्स के ऊपर चल रही है कि कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान और इन चीजों के ऊपर। और इसी तरीके से आप देखें कि हम सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस अगर गांव की बात करें, एक विलेज का जो इलाके का विलेज होता है, जैसे बलूचिस्तान है, उनका अलग एक सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस है या उसका अलग जो है एक पैटर्न है, और सिंध का अलग है, बलूचिस्तान का अलग, इसका केपी का अलग है, पंजाब का अलग है, और डिफरेंट टाइप के जो हमारे छोटे छोटे से इलाके होते हैं उनका अलग अलग एक कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। उनके कपड़े पहनने का अंदाज होता है, या उसके बाद भर्त भरने का अंदाज होता है, या इवन जो है उनके आपने देखा होगा कि जेवर पहनने का भी तरीकेकार अलग होता है। मैंने तो बहुत सारे जो है ऐसे लोग देखते हैं जो बड़े बड़े जो है कुंडे नाक में डाले हुए उन्होंने, या बड़े बड़े कुंडे जो है कान में डाले हुए उन्होंने, या गले में जो है बहुत सारी चीजें पहनी हुई हैं। तो ये क्या है? दैट इज द सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, लोगों का आपस में रहने सहने के दौरान उसका कल्चर है, उसका बिहेवियर है, एक दूसरे के साथ जो है किस तरीके से रह रहे हैं। सोशो मीन समाजी, कल्चरल का मतलब है कि उसका जो तहजीब है, उसका तरीकेकार है, उसके लिए हम कहते हैं कि उनका एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस है। हमारा जो है ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस अभी चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो है ज्यादातर शलवार कमीज के बजाय पैंट शर्ट्स पहन रहे हैं, या जो है टाई पहन रहे हैं, या इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर हमारे ऊपर जो है एक सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश या इंग्लैंड या ब्रिटेन या अमेरिकन या इन लोगों का हमारे पास इन्फ्लुएंस है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। अब हम आते हैं आगे, तो एक और चीज हमारे पास अवेलेबल है बेटा, सोशल बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के बाद है सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी का मतलब है सोशल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। वो हम ह्यूमन की बात कर रहे थे, वो तमाम चीजें जो हम ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ रहे थे दैट वर कंसर्न्ड जस्ट द ह्यूमन। अब सोशो बायोलॉजी दैट्स कंसर्न्ड विद द होल लिविंग थिंग्स, इंसान है या दूसरे जानदार जो हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सोशल बिहेवियर में सोशो बायोलॉजी इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एम टू एग्जामाइन एंड एक्सप्लेन द सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर का मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ जो जानदार रह रहे हैं वो किस तरीके से, ह्यूमन देखे बेटा, इंसान जो है बहन भाई अबू अम्मी चाचू मामू सारे जो हैं पहले एक साथ रहते थे, मगर अब जो है हमारे पास ये बर्दाश्त करने की कुव्वत जो है खत्म हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं कि अदम बर्दाश्त का जो है एहसास है हमारे पास। तो इस वजह से हम कॉमनली चीजों को प्रॉपरली जो है हम चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से सोशल बिहेवियर का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ जानदार हैं, जैसे आपके पास बेटा वास्प है। वास्प सुना है आपने? वास्प हैं, हनी बीज हैं, और उसके बाद टर्माइट्स हैं। वास्प हैं, हनी बीज, टर्माइट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। इनके पास एक किंग होता है, दूसरी क्वीन होती है, सोल्जर, वर्कर होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? किंग,
क्वीन, सोल्जर और वर्कर्स होते हैं। किंग, क्वीन, सोल्जर, वर्कर। किंग, क्वीन, सोल्जर, वर्कर का मतलब क्या है कि किंग होता है उनके पास, और ये किंग जो इनके पास पाया जाता है ये स्पेशली किंग और क्वीन रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। सोल्जर्स और वर्कर्स जो होते हैं काम करने के लिए, सोल्जर्स प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और वर्कर्स जो होते हैं वो खाना लाने के लिए या चीज़ें जो हैं कलेक्ट करने के लिए होते हैं। तो हम सोशल बायोलॉजी में तमाम जानदार जो एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं उनकी एवोल्यूशन को हम स्टडी करते हैं, उनकी साइकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। इथोलॉजी बिहेवियर को कहा जाता है। इथोलॉजी हम किस चीज को कहते हैं बेटा? इथोलॉजी बिहेवियर को कहते हैं कि एक दूसरे के साथ जो आप लोग रह रहे हैं, मीन्स किस घर के अंदर, फैमिली के अंदर भाई बहन बहुत अच्छे होते हैं, किसी फैमिली के अंदर आपने देखा होगा कि वो लड़ झगड़ रहे होते हैं, तो ये हमारा बिहेवियर है, इथोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स ह्यूमन के बारे में, एवोल्यूशन मीन्स इर्तिका है, ज़ूलॉजी है। आर्कियोलॉजी किसको कहते हैं बेटा? आर्कियोलॉजी, मोहनजोदड़ो, टैक्सिला मीन्स Sir, ओल्ड, the study of Sir, old Yes, sir. places, मीन्स study हम of कहते हैं old कि places, मोहनजोदड़ो की ancient. जो हिस्ट्री All है, fossil fuels. तो आप फोसिल के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो फिर वो पैलेंटोलॉजी आ जाती है। आर्कियोलॉजी का मतलब ये होता है कि उस एंशिएंट चीजों के बारे में आप पढ़ें, उसमें भले ही कोई जिंदा चीज हो, भले ही कोई मुर्दा चीज हो, कुछ भी हो,